What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो तीसरा दिन भी देखते ही देखते आप लोगों के नए साल का गुजर चुका है। तो अब तक कैसा चल रहा है आप लोगों का ये नया साल? अच्छा चल रहा है या फिर बहुत ज्यादा बेहतरीन चल रहा है, जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा चल रहा है, या फिर कोई कमी खामियां हैं तो उसको भी दूर कर लेंगे? टेंशन काहे की है? हमारी कमी है, हमारी खामियां है तो हम ही दूर कर लेंगे। तो टेंशन नहीं लिया करते किसी चीज को, टेंशन को पेंशन देने का है और मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। ठीक है, तो जिंदगी में हमेशा खुश रहना सीखो, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो कभी भी परमानेंट नहीं होती है और ना ही कोई दुख जो है वो परमानेंट होता है। तो हमेशा कोशिश करो अपने आप को न्यूट्रल रखो, ज्यादा टेंशन नहीं लिया करते लाइफ में, अच्छे से लाइफ को एंजॉय किया करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या बात की गई है, तो बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग जो हैं वो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इलोन मस्क के बारे में। उनको लगा यार स्पेस में घूम के आना है तो बंदे ने स्पेस एक्स बना दिया। उनको लगा यार इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी चाहिए तो बंदे ने टेस्ला बना दी। इसी के साथ में अगर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर चाहिए तो उसके लिए हाइपर लूप पर काम चल रहा है। तो यानी ये कंप्लेन नहीं करना है, अपने द्वारा चुने गए नेताओं को हम ही गाली दे रहे हैं। समझ रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यार? हम ही ने चुना है, इसका मतलब हम ही गाली दे रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया अपने आप को ही गाली दे रहे हैं। अगर नहीं पसंद आ रहे थे तो चुने क्यों थे वो? तो यही वाली बात हो गई कि जो काम कर रहे हो या तो उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दो या फिर काम छोड़ दो। क्यों फालतू में उसी काम को गाली देनी है? जो काम तुम्हारी रोजी रोटी बना बैठा है, जिस काम के ऊपर तुम्हारा नाम हो गया, जिस काम के ऊपर तुम सर्वाइव कर रहे हो, तो सबसे घटिया चीज जो दुनिया में है वो ये है कि इंसान जो है उसी काम को करते रहेंगे और उसी काम को गाली देते रहेंगे। तो या तो वो काम करना छोड़ दो या फिर गाली देना छोड़ दो, उस काम को प्यार करने लगो। ठीक है, तो ये वाली चीजें अगर लाइफ में इंसान ने अपना ली तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन तो वैसे ही निकल जाएगा। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, सही बोल रहे हैं फिर गलत बोल रहा हूं, तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। अगर इसके अंदर कुछ एडिशन आप लोग करना हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो भी आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपनी राय लिख सकते हैं। तो काफी टकटकी लगाकर आप लोगों को ये वीडियो देखना है बिल्कुल इसके तरीके से। ठीक है, जैसे बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाई कर रही है आप लोग, ऐसे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ बिल्कुल ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप लोगों के सामने पहले लेक्चर का ओवरव्यू आप लोगों को मिलेगा, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आप लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल था आप लोगों का जो काफी इंपोर्टेंट था यहाँ पर, जो कि थोड़ा टाइम की वजह से नहीं डिस्कस हो पाती है कई बार कई सारी चीजें, और कई बार चीजें एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा मिल जाता है तो उसकी वजह से भी कई इशू बन जाते हैं। तो आज उसको भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर एक राज्य गवर्नमेंट है जिसके द्वारा ड्रोन को यूज करने की बात की गई है। अगर कोई शराब को बेचता है, मैन्युफैक्चर करता है तो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। कई सारे लोग इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, कह रहे भाई साहब किसी अच्छे काम के लिए ड्रोन का यूज कर लेते यार, इसी के पीछे ड्रोन का इस्तेमाल करोगे क्या? तो इसके बारे में भी कई सारी बातें की जा रही हैं। आर्टिकल कौन सा है हमारे संविधान के अंदर जो कि बात करता है कि भाई साहब अगर कोई भी ऐसी हरकतें हो तो उनको आप लोग रोकिए, यानी कि गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि शराब बोल रहा हूँ, शराब मतलब शराब वगैरह से लोगों को दूर रखो यार, कुछ जूस वूस पिलाओ लोगों को, अच्छी आदतें डलाओ, उनकी सेहत वेत का ध्यान रखो। क्या फालतू की चीजें लोगों को दिला रहे हो? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि शराब के बिना जिंदगी नहीं चलती है। तो यार दोनों ही तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट और जो राज्य गवर्नमेंट है बेसिकली उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीजों को ध्यान में रखो। ठीक है, ताकि हेल्थ को ध्यान में रखा जा सके। एक तो वो इंसान है देखिए जिसका मन करता है कभी कभी वीक में 1-2 पैक लगा लिया और लेट गया। ठीक है, एक वो इंसान है जिसका डेली भाई साहब का हाजमा ही नहीं होता है जब तक 2-3 पैक अंदर ना जाए, तो खुद तो मरेगा ही मरेगा, ऊपर से जो है फैमिली के ऊपर बर्डन बनेगा। तो इस तरीके के इंसान के बारे में अगर बात करें तो हेल्थ से रिलेटेड कई सारी सर्विस जो है उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। अल्कोहल यानी कि शराब, यानी कि दारू, यानी कि वही चीज जिसको पीने के लिए लोग जो है आतुर थे यहाँ पर कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पर, उसके बारे में अगर बात करें तो किस लिस्ट में इसको रखा गया है आप लोगों को बताना है। यानी कि संविधान में जाएंगे तो 7वां शेड्यूल है, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी लिस्ट में इसको रखा गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी, और योगी जी के द्वारा भी झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया। तो रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया तो आप लोगों को बताना है। उधर अरुणाचल प्रदेश वाले मतलब एरिया में चाइना के द्वारा कई सारी हरकतें की गई आप लोगों ने देखा, तो यहाँ पर वो भी एक काफी बड़ा इश्यू है, उसके बारे में बात की जाएगी आप लोगों से कि क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, वो भी नाम चेंज करें। चलिए हाँ, तो योगी जी अपने राज्य में चीजों का नाम चेंज करें, वो भाई साहब हमारे कंट्री के अंदर नाम चेंज कर दे रहे हैं। आगे समझ रहे हैं बदतमीजी कितनी पराकाष्ठा पार कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश वाले। चलिए जो भी है, पर वो ये है कि क्या ही बोलूं उसके बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में। तो ये किसके द्वारा लाया गया था ये कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्या था जानेंगे। और ये जो बदतमीज इंसान है जिसके द्वारा हरकतें की गई थी देश के अंदर में, ये 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। तो बताइए कौन है ये महान अनुभूति? ठीक है, महान अनुभूति, महान मतलब क्या बोलेंगे इसको, महान क्या ही बोलूं, बस छोड़ो। फेकल सर्च के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो गंदगी होती है या सेप्टेज जो मैनेजमेंट होता है
इससे रिलेटेड अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है अगर आप लोगों से पूछ ले तो इसके बारे में जानेंगे क्या क्या बातें। काफी इंपोर्टेंट ये मुद्दा हो जाता है कि कूड़ा कचरा कैसे टैकल करना है आप लोगों को, जो गंदे नाले होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है क्योंकि वो बीमारी का घर बन जाते हैं, तो उससे कैसे टैकल करना है समझेंगे इसके बारे में। अगर बात करें कोर सेक्टर के बारे में, कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया, कोर सेक्टर में रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, कोयला, क्रूड ऑयल, इसी के साथ में कई सारे और देखने को मिलेंगे। अगर इनको वेटेज में लगाना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, तो इनको कैसे आप लोग लगाओगे, क्या आप लोग लगा सकते हो? लगाइए इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बाकी जब आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा तो भाई साहब हम तो लगा ही देंगे, तो फिर डिस्कस कर लेंगे, तो टेंशन नहीं लिया करते। ओके, नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने ये बेसिकली क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को इनके आंसर करने, ठीक है, तो ये भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में, एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। तो जनवरी 2020 में आप लोग की एंट्री हो चुकी है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर ये है 4 जनवरी, और ये है वर्ल्ड ब्रेल्स डे के बारे में। देखिए आज के डेट में ना जो इंसान देख पाता है, ठीक है, जो इंसान सुन पाता है, उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वैसे निकल जाता है कि हाँ अपने हिसाब से इंसान काम कर पाएगा। सोचिए जिस इंसान को दिखता नहीं है या फिर जिस इंसान को सुनता नहीं है, वो इंसान कैसे अपनी जिंदगी को आगे बिता पाएगा, तो ये सोचने वाली थोड़ी बात हो जाती है। तो उसी के चलते अगर एक इंसान हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान को दिखाई नहीं दे रहा है, एक इंसान हुआ है कि वो रो रहा है जिंदगी को लेकर, यार मुझे दिख नहीं रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और एक इंसान ऐसा है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा तो उसने चीजों का सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, तो इनका नाम था लुईस ब्रेल। तो इनके द्वारा एक ऐसी पद्धति इजाद कर दी गई कि अगर मुझे दिखेगा भी नहीं तो फिर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज कर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड ब्रेल्स डे, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये जो शब्द लिखे जा रहे हैं, ऐसा अगर बिंदी बिंदी इस तरीके से रहेंगे तो इसका मतलब हो गया डब्ल्यू, ऐसे अगर ये 3 बिंदी रहेंगी तो ओ, ऐसे अगर ये रहेंगी तो आर, ऐसे सीधी रहेंगी तो एल, ऐसे रहेंगी तो डी। तो ये पूरा एक सिस्टम इनके द्वारा तैयार कर दिया गया जिसको हम लोग ब्रेल पद्धति भी बोलते हैं, यानी कि जिन इंसानों को दिखता नहीं है वो भी अपनी पढ़ाई कर सके। तो ये काफी साहसपूर्ण कार्य आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो 4 जनवरी को हम लोग यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने बताया अभी यहाँ पर लुईस ब्रेल के बारे में, तो इनका जन्मदिन रहता है 4 जनवरी को, जिसके बेस पर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनके लिए एक कम्युनिकेशन का मीडियम तैयार कर दिया इन्होंने, बेसिकली ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके और अपने अधिकारों के बारे में बात करें। एक इंसान जो है पढ़ा लिखा रहेगा तो उसके अधिकारों के बारे में भी वो बात कर पाएगा। तो ये काफी एक बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए समस्याएं सामने हैं तो समाधान खोजो, ना कि उनके सामने परेशान होके अपने बेसिकली जिंदगी को बर्बाद करके बैठ जाओ कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अरे आपके साथ नहीं हो रहा है भाई साहब, दुनिया में बहुत लोगों के साथ में होती है चीजें, आप लोग ऐसा लगता है आप लोगों के साथ नहीं हो रही है। हर एक इंसान अगर कहीं किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंचा है ना, उससे कभी बैठकर उसकी दुख भरी कहानी सुनना, आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताएगा, आप लोग बोलोगे कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, इसका गम देखा तो भाई साहब अपना गम मैं भूल गया। ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखो यार, प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है, प्रॉब्लम कभी देखिए कि टिक कर बैठ गई है, जा ही नहीं रही है, ठीक है, थोड़ा सॉल्यूशन निकालो, अपने आप को देखो, बहुत सारी चीजें आप लोगों को आसपास ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि माइंड में आप लोगों की बातें आ रही होंगी। और अगर 3 दिन किसी ने बर्बाद कर दी है न्यू ईयर के, तो टेंशन नहीं लेने का भाई साहब। पूरे 365, अगर बात करूं आप लोगों के पास में 365,000 रुपए भी आप लोगों के पास में बाकी है, आप लोगों ने 3,000 रुपए खर्च किए हैं ओनली, ठीक है। तो 365,000 में से अगर आप लोग 3,000 खर्च कर दिए तो आप लोगों के पास में 362,000 बच गए। तो ये पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, एक दिन को 1,000 के कंपेयर में तोलो और इसके बाद में फिर आगे चीजों को लेकर चलो, ठीक है। तो एंजॉय करने का। तो कैसा रहा टारगेट, कैसा रहा दिन, जरूर बताया करो। मॉर्निंग में अपना जो भी डे रहता है उसके नीचे लिखा करो, हिंदू वाली वीडियो के नीचे, कि हाँ ये डे ऐसा रहा, इस तरीके से यूटिलाइज करना है। और इवनिंग में बताया करो कि कैसे आप लोगों ने यूटिलाइज किया। अपने खुद के जो डे होता है ना उसको मार्क्स दिया करो कि 10 में से कितने नंबर दोगे, आज आप लोगों ने कितना अचीव किया। अपने आप को भी मार्क्स दे सकते हैं, और लेक्चर कैसा रहा आप लोगों के लिए उसको भी आप लोग मार्क्स दे सकते हैं। और 3 चीजें जरूर किया करो, आप लोगों को बताने की जरूरत ना पड़े चीजों को। जो आप लोगों को करना है बेसिकली लाइक, शेयर और इसी के साथ में ज्यादा से ज्यादा कमेंट। बेसिकली मैंने बताया था आप लोगों को कि वीडियो के ऊपर जो नेगेटिव चीजें थी काफी हद तक चीजें कम हो रही हैं। जैसा मैंने बताया ना पहले जो वार्निंग आती थी, तो काफी अब इस महीने में अब तक तो नहीं आई है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो पॉजिटिव स्टेप आप लोग देख सकते हैं। तो कोशिश क्या करो कि कम से कम जो व्यूज जाते हैं उसका 1/4 जो है आप लोग उसको सपोर्ट करते रहो, इससे पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना अभी देख रहा हूं पिछले 3 दिन से नहीं आया अब तक भी, ठीक है, जो नॉर्मली जो वार्निंग आया करती थी वो। तो ये थोड़ा सा आप लोग जरूर कंटिन्यू रखिए बिना बोले, ठीक है, दोनों वीडियो पर। आगे चलते हैं, यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर ये मुद्दा है और बात की जा रही है बिहार गवर्नमेंट के बारे में। बिहार हमारी कंट्री में काफी इंपोर्टेंट राज्य है अगर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग बात करते हैं। चलिए बताइए बिहार अगर बात करें पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ से कौन से नंबर पर आता है। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? यूपी की, जिसको मिनी इंडिया बोलते हैं। दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर किसकी है ये आप लोग को बताना है। और ये सारा डेटा 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से आप लोग को बताना है, ठीक है। अभी यहां पर बात क्या की गई,
नीतीश कुमार जी हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर, उनको लगा यार शराब हमने वैसे तो बैन कर रखी है स्टेट के अंदर, पर लेकिन कोई रुक ही नहीं रहा है भाई साहब, शराब पिए जा रहे हैं दबाकर, पता नहीं कहां से निकल कर आ रही है। दुनिया भर के अभी लोगों की जान चली गई, कोई शराब उल्टी सीधी पीकर बहरा नहीं सॉरी अंधा हो गया, किसी की जान चली गई, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि शराब जो है गलत तरीके की पी जाती है, गलत क्वालिटी की पी जाती है, फिर इंसान को वो बर्बाद करके रखती है, और पता नहीं कैसी कैसी शराब रहती है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं रहता है कौन कहां से लाया और कहां से पी रहा है इसको। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखा जाए। तो इसके चलते यहाँ पर जो आज की डेट में यहाँ पर ये जो ड्रोन है ये ध्यान रखेगा, कोई भी अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो ड्रोन होगा यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर ध्यान रखेगा कहां पर फिजिकल या फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उनको इस तरीके से बेसिकली ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर बोला है कि जो फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि ज्यादा खराब तो नहीं कर रहे यहाँ पर कि ड्रोन यूज करो, कोई अच्छे काम के लिए कर लो, कि वुमेन सेफ्टी के लिए कर लेते हैं कि जहां कुछ ऐसे एरिया हो वहां पर वुमेन के साथ में कुछ गलत हो जाता है, वहां पर अगर आप लोग ड्रोन लगा दो तो कैसा रहेगा, ठीक है। या फिर कोई और प्रोडक्टिव काम के लिए एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, मच्छर मारने की दवाइयों में ड्रोन का यूज कर रहे हैं, वो समझ में आता है। मतलब कोई दारू कौन बेच रहा है उसको आप लोग कैसे ड्रोन से चेक करोगे, भाई साहब कोई अपने बैग में लेके जा रहा है, ठीक है, कोई अपनी गाड़ी में लेके जा रहा है, तो ड्रोन उसके अंदर घुसकर तो देखेगा नहीं, तो वो अपने घर से निकाल रहा है, घर से डिलीवरी कर रहे हैं, अंदर ही अंदर चल रहे हैं। तो वास्तव में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या ये एक सही स्टेप है, यस या फिर नो, तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के आप लोग व्यूज यहां पर लिख सकते हैं। बाकी संविधान के बारे में मैं आप लोगों को बातें बता देता हूं। जब संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पार्ट 4 देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 47 यानी कि जो अनुच्छेद 47 है। अनुच्छेद 47 यहां पर ये बोलता है कि जो डायरेक्टिव स्टेट ऑफ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान के अंदर में कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो यहां पर कोई भी ऐसी गलत तरीके कोई भी जैसा ड्रिंक है वो लोगों तक न पहुंचे जो कि उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सके। और जब भी आप लोगों से पूछे अल्कोहल के बारे में तो याद रखिएगा अल्कोहल जो है वो यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अल्कोहल जब स्टेट लिस्ट के अंदर आ गया तो अगर इसको प्रोहिबिशन करने की बात आएगी, इसको रोकने की बात आएगी, तो भाई साहब वो भी स्टेट लिस्ट के अंदर में आएगा, वो सेंटर की लिस्ट में तो अंदर जाएगा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर कवर किया गया था काफी डिटेल में कई सारे न्यूज़पेपर में, जैसे देख सकते हैं आप लोग, ड्रोन टू बी यूज टू चेक इलीगल जो लिकर ट्रेड इन बिहार, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बातें करते हैं जो कि प्यारी प्यारी बातें हैं, पर्सनली मुझे पढ़ने में मजा आया इस आर्टिकल को, ठीक है। यहाँ पर बातें की जा रही है, देखिए बोला जा रहा है कि आप लोग जो रोकोगे इसको प्रोहिबिशन करोगे तो कैसे कैसे देर पर आप लोग रोकोगे, बैन कहां कहां किया जाएगा, ना तो किसी को बनाने देंगे ना किसी को स्टोर करने देंगे, ठीक है। इसी के साथ में भाई साहब कोई बोल रहा है कि बोतल तो मतलब बैरल बोतल में भी नहीं रखने देंगे, मतलब ना तो कोई बैरल में रखेगा और ना ही कोई बोतल में रखेगा। कोई अपना एक आध पैक अगर गिलास में बनाकर घूम रहा है तो वो घूम सकता है क्योंकि यहाँ पर गिलास वर्ड नहीं यूज किया गया। कहने का यह कि मतलब एक तरीके प्रोविजन है, ठीक है। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, कोई सेल नहीं करेगा, कोई पोजीशन नहीं करेगा, इसी के साथ में कोई कंजप्शन नहीं करेगा। तो अल्कोहल जो है वो यहाँ पर कंप्लीटली बैन है, ड्राई स्टेट है। पर लेकिन वो एक अलग बात है कि ड्राई स्टेट वो कागजों में है, ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि यहीं पर ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिली। बॉम्बे आबकारी जो एक्ट था 1878 का, अंग्रेजों के टाइम पर भी ऐसी हरकतें की गई थी। हालांकि आगे चलकर इसके अंदर चेंज भी किया गया। तो बॉम्बे आबकारी एक्ट 1878 का जो था यहाँ पर ये प्रोविंस बॉम्बे के अंदर था, यहाँ पर उस टाइम पर डील करता था कि कोई भी ऐसी गलत चीज जो है वो लोगों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसमें आगे चलकर कई बार अमेंड भी किए गए, वो एक अलग बात है, अभी बात करेंगे। जैसे बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर बॉम्बे आबकारी एक्ट जो था 1878 का, जब लगा कि उसके अंदर कई सारी कमियां और खामियां हैं, लैकुना मतलब कई सारी कमियां हैं, तो उसको फिर यहाँ पर चेंज किया गया 1949 में, यानी कि 1949 में। और यहाँ पर फिर आगे चलकर चीजें आई जिसको बोला गया बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949, ठीक है। इसी के साथ में बिहार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि ये बताया जा रहा है कि भाई साहब बिहार एक अकेला राज्य नहीं है जिसने यहाँ पर ये काम किया है कि जो शराब दारू वगैरह है उसको बेचना रोकना है, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट लेकर आए जिसको 2016 में इंप्लीमेंट किया गया, और 2016 से अब तक लगभग 3.5 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया इस एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये काफी खतरनाक चीज है जिसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो जेल में दुनिया भर के लोग तो ऐसे ही पड़े हुए हैं जो कि शराब पीते हुए पकड़े गए, ठीक है। तो ये बोल रहे होंगे जेल में कि भाई साहब शराब पिला दे, बाकी तू जेल में रख, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो मतलब कहने का ये कि जेल में आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे इश्यूज रहते हैं कि हमारी जेल जो है वो ओवर क्राउडेड है, मतलब जितने लोगों की जगह है उससे ज्यादा लोग आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो हो गई बिहार की और बॉम्बे की। गुजरात के अंदर यहाँ पर गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 आप लोगों को देखने को मिलेगा। गुजरात तो गांधी जी का राज्य नॉर्मली माना जाता है, तो वहां पर ऑलरेडी बोला जाता है कि जो शराब है वो नहीं बेची जाएगी, यानी कि उसको ड्राई स्टेट बोला जाता है। आगे नाम हालांकि इसका चेंज कर दिया गया
एक्ट का, इसको गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट जो था यहाँ पर ये, तो गुजरात प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर पास किया गया, ठीक है, जिसके चलते 10 साल की जेल है अगर भाई साहब कोई भी यहाँ पर बेचता हुआ पकड़ता हुआ यहाँ पर इस तरीके से लिकर को लेता हुआ पाया गया यहाँ पर, क्योंकि ड्राई स्टेट यानी कि सूखा स्टेट है। अब सूखे स्टेट का मतलब नहीं कि पानी भी नहीं है वहां पर, ठीक है, तो सूखे स्टेट का मतलब है कि दारू नहीं मिलेगी। तो दारू जो है बेसिकली देखिए कितनी गलत, एक तरीके से बात सुनिए आप लोग, जैसे मान लीजिए ड्राई स्टेट बोला गया, तो यहाँ पर अगर दारू नहीं पिएगा तो इससे क्या होगा, तो ड्राई स्टेट थोड़ा ना बोलना चाहिए उसको, तो गीला स्टेट बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी जो लगता था दारू में वो पानी बच गया ना अब वो पानी तो बच गया ना, इसका मतलब गीला स्टेट होना चाहिए मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, याद रख लेना बस, ठीक है। आगे चलते हैं, कई सारे और भी स्टेट है जो यहाँ पर ये अच्छा काम करते हैं। मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इसी के साथ में यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप हो गया, यानी कि ये वो एरिया है जो कि यहाँ पर दारू पीने से मना करते हैं, बोलते हैं कि दारू जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। तो नहीं कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, तो दारू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, कैसे हम तुझसे बचे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। और अभी रिसेंटली आप लोगों को मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर कोई रेगुलर बहुत लार्ज स्केल पर शराब पीता है तो उसके डीएनए तक भी चेंज हो जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का जो डीएनए होता है ना, जो एक तरीके से हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है माँ बाप में से जो बच्चों में जाता है, तो वो डीएनए तक भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। इतनी ज्यादा खतरनाक दारू के इंपैक्ट बताए गए हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो दारू की वजह से होती है, ये यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को बताया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल पब्लिश किए गए, जिसमें दारू जो है वो कई सारी दिक्कतों को यहाँ पर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अगर कोई कभी कभी आधा पौना गिलास, मतलब आधा पौना गिलास अगर कोई पी लेता है, मतलब हफ्ते भर में, महीने भर में, तो एक बार को कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर किसी ने रेगुलर इसको लाइफ का पार्ट बना लिया तो फिर देखिए यहाँ पर एक तरीके से अपनी कब्र अपने आप खोदने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी बीमारी देखने को मिलने लगती है। आर्गुमेंट क्या है अगेंस्ट में, कि जो प्रोहिबिशन कर रहे हैं तो उसके चलते क्या दिक्कत है। देखिए बहुत सारे लोग तो यहाँ पर अपना झंडा लेकर आ जाएंगे कि भाई साहब प्राइवेसी वाला इशू है, हम अपने घर में कुछ भी करें, तुमको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गया 2017 से केएस पुत्तास्वामी केस के बाद में। तो एक तो ये वाले लोग जो है जो झंडा लेकर घूम रहे हैं कि हम लोग क्या खाएं क्या पिए, भाई साहब ये हमारा खुद का अधिकार है, आप लोग इस तरीके से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो पहला तो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये बन जाता है। कई सारे जजमेंट बोल चुके हैं प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो क्यों हमको आप लोग दारू पीने से रोक रहे हो, ठीक है। और हम तो वो इंसान है जो दारू पी कर ये बताते हैं कि हाँ दारू पीने से दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ पे, आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम लोग दारू पीते हैं तो हमको दिक्कत होगी, तो हम तुमको बताएंगे कि दारू पीने से ये दिक्कतें हो जाती है, ठीक है मतलब क्या बात है, चलो जो भी है, पर सही नहीं है, ठीक है देखिए यार, अगर कोई मतलब इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, अगर कोई शराब वगैरह पीता है तो मतलब उसको ऐसे ऐसे मत लेना कि मतलब मैं एक तरीके से उसको वैसे लेने लोगों आप लोग की मतलब क्या मजे ले रहा हूँ, ठीक है। मैं मजाक मजाक में पढ़ा रहा हूँ, वो थोड़ा एक अलग बात है, पर लेकिन अगर देखिए सबका अपना खुद का चॉइस है। अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों को शराब पीनी चाहिए तो पीनी चाहिए, कोई बात ही नहीं उसमें, पर थोड़ा सा इसके बारे में ऐसे नहीं कि आप लोग उसको अलग तरीके से देखो, ठीक है। मतलब पढ़ाने के पॉइंट ऑफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा इसका मतलब इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, अगर होगा तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आगे चलते हैं, वेरियस जो रिसर्च और जो स्टडीज है उनके बारे में बात करते हैं। तो अल्कोहल के बारे में बात करें तो ये काफी एक तरीके से खतरनाक चीज क्रिएट करती है, क्योंकि जब कोई शराब पीता है, ठीक है, और शराब पीने के बाद में मान लीजिए अगर उसको आप लोग बाहर शराब नहीं पीने दोगे तो घर पे बैठ के शराब पिएगा, घर पे बैठ के शराब पिएगा इंसान जो है, घरों के अंदर फिर बच्चे को पीटेगा, अपनी वाइफ को पीटेगा, घर में और लगड़ा फसाद, वो झगड़ा फसाद होगा, इसी के साथ में फिर वायलेंस होगा, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये आर्गुमेंट अगेंस्ट प्रोहिबिशन, ओके। आर्गुमेंट अगेंस्ट प्रोहिबिशन कुछ और है, ये तो बड़ा अच्छा रहता है, जो भी लोग होते हैं इसको बड़ा बताते हैं कि लॉस ऑफ द रिवेन्यू होगा, यानी कि गवर्नमेंट को यहाँ पर रिवेन्यू नहीं आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिगरेट नहीं बेची जाती, सिगरेट बीड़ी वगैरह बेची जाती है, और फिर बोलते हैं कि अगर सिगरेट बीड़ी बेचना बंद कर दिया तो यहाँ पर लॉस ऑफ द रिवेन्यू होगा। मतलब ये नहीं देख रहे हो कितने लोग उसको पीने से, उसको खाने से बेसिकली लोग बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोग जो है उनकी हेल्थ बर्बाद हो रही है, और कितना हेल्थ को लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो उसमें रिवेन्यू का लॉस नहीं है, मतलब इससे ही रिवेन्यू कमाओगे, सारा कुछ अच्छे कामों से कमा लो यार। तो लॉस ऑफ रिवेन्यू बोलते हैं, ये हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला जा रहा है, ये एक बार को आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि हमारी कंट्री से भी शराब जो है वो कई ज्यादा फॉरेन कंट्री में भी बेची जाती है। तो बोला जा रहा है कि 1 लाख करोड़ तक का टैक्स इकट्ठा किया जाता है इससे, ठीक है, और कई सारे लोगों को इससे जॉब मिलती है। और आप लोगों ने सुना होगा कि जो अल्कोहल आती है गन्ने के रस से निकाल कर लाई जाती है, ठीक है, तो उससे भी यहाँ पर शराब बनाई जाती है, तो किसानों को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फायदा होता है। पर लेकिन उस अल्कोहल से जब आप लोग दारू बना रहे हो, शराब बना रहे हो, क्यों ना उस अल्कोहल से आप लोग यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें बना लो, अल्कोहल को यूज करके आप लोग डीजल पेट्रोल में यूज कर लो, वहां और अच्छा खासा प्राइस मिल जाएगा। तो दारू और शराब बनाने से अच्छा बेटर है यहाँ पर ये। तो ये चीजें हैं, चलिए जो भी है ये याद रखिएगा। बाकी कुछ फेवर में भी यहाँ पर रहते हैं कि लिकर को प्रोहिबिशन नहीं करना चाहिए एक तरीके से, ठीक है।
कि आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ लिकर प्रोहिबिशन, यानी कि उसको प्रोहिबिट करना चाहिए। यहां पर तो ये कि प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए था, प्रोहिबिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से फैमिली में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो पड़ती है यहाँ पर ये आप लोगों को बच्चों पर और जो घर में जो भी और पर्सन है उनको झेलनी पड़ती है, जो वुमेन है। क्योंकि शराब पीने के बाद में इंसान अपना होश खो देता है और फिर उसके बाद में उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो ये खासकर काफी ज्यादा है, जो कई सारे बच्चों का जो है बचपना खराब हो जाता है इस गंदी हरकतों की वजह से। अगर बात करें तो डिस्करेज करना चाहिए, खासकर जो रेगुलर कंजप्शन है, क्योंकि इससे काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। जब अल्कोहल को कोई इंसान रेगुलर पीता है तो यहाँ पर ये इसको इस तरीके से रोका भी जा सकता है, क्योंकि प्रोविजन मेंशन कर रखा है कि स्टेट लिस्ट के अंदर में कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर काम कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका प्रोविजन भी देखने को मिल जाएगा। तो है ना, अच्छी बात है यहाँ पर कि हाँ इसको रोकना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। मैंने तो भाई साहब अपनी राय बता दी आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल देखा, कहां से आर्टिकल लिया गया, क्या क्या कंडीशन है, कैसे कैसे इसको रोका गया, ड्रोन का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है इसको बेसिकली उसके लिए। तो क्या क्या आप लोगों के मुद्दे हैं इसके बारे में आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है यार, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग क्वेश्चन बनेगा और करंट अफेयर आप लोग का रहेगा ही रहेगा। यानी कि करंट और जो स्टैटिक है दोनों का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था झांसी रेलवे स्टेशन। अब वहां पर आप लोग को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि उस रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप लोग बोलोगे आखिर क्यों चेंज किया गया? वो इसलिए चेंज किया गया क्योंकि 19 नवंबर 1828 में वाराणसी के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर जन्म हुआ था लक्ष्मीबाई जी का, जिनको स्टार्टिंग में मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। मणिकर्णिका को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मनु भी बोलते थे बेसिकली, मतलब हम लोग नहीं, हम लोग कहां से बोलेंगे, मतलब इनके जो घर वाले थे, ठीक है। तो मनु को बुलाते थे यहाँ पर लक्ष्मीबाई जी को। तो लक्ष्मीबाई जी के चाइल्डहुड का नेम आप लोग को देखने को मिलता था। इनके फादर का नाम था मोरोपंत तोम्बे, ठीक है, तांबे बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसी के साथ में जो इनका सन था उसका नाम था दामोदर राय, जो कि बेसिकली दामोदर राव, जो कि यहाँ पर पैदा होते ही 4 महीने के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। इसी के साथ में यहाँ पर इनके द्वारा एक बच्चा गोद लिया गया जिसका नाम था आनंद राव। आगे चलकर उसका नाम जो है वो दामोदर राव कर दिया गया, ठीक है, जो कि इनके बेटे का नाम था। पर लेकिन हुआ क्या, तभी एक जैसे इनका नाम ये रखा गया उसके कुछ ही मतलब रीनेम कर इनके जो हस्बैंड थे महाराजा, उनकी डेथ हो गई। चलिए इनके हस्बैंड का नाम बताइए, देखता हूँ किस को पता है। मूवी देखी होगी ना, कंगना रनावत की जो मूवी आई थी, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये मिनट्स के अंदर कवर किया गया आर्टिकल। तो यहाँ पर आदित्य जो योगी जी हैं, योगी आदित्य जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर झांसी का जो नाम चेंज किया गया उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो रोल क्या थे यहाँ पर अगर बात करें फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, हिस्ट्री में 1857 की क्रांति आप लोगों ने पढ़ी होगी, और रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम आए बगैर वो क्रांति कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो अगर बात करें, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो वन ऑफ द ब्रेव वॉरियर, यानी कि एक योद्धा थी जिनके द्वारा इंडिपेंडेंस की लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई। महाराजा ऑफ झांसी की जब डेथ हुई यहाँ पर, तो उसके बाद में लॉर्ड बेसिकली यहाँ पर जो लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, तो ये था वो इंसान यहाँ पर जो कि डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स लेके आया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब क्या था? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें जिस इंसान का खुद का नेचुरल बेबी नहीं है, जिसने अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं किया है, किसी ने कोई बच्चा जो है अगर गोद लिया है, तो वो इंसान जो है यहाँ पर ये बेसिकली क्या करेगा, वो इंसान जो है अपना राजपाट नहीं संभालेगा, वो सारा राजपाट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में आ जाएगा। यानी कि अगर तुम्हारा नेचुरल बेबी है तो ही आप लोग यहाँ पर अपना राजपाट चला सकते हैं। उस टाइम पर ये भी बोली जाती है कि ऐसी मजाक भी उड़ी थी कि जब बच्चा पैदा करने के काबिल भी नहीं हो तो तुम राजपाट क्या चलाओगे। तो अंग्रेज जो है बड़ी ही बदतमीजी काटा करते थे यहाँ पर, तो इस तरीके की हरकतें देखने को मिलती थी। रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा काफी बहादुरी से यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई अपने एम्पायर को बचाने के लिए, और आखिरी में यहाँ पर ये शहादत को प्राप्त हुई लड़ते लड़ते 17 जून 1858 में। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बात करें तो इन्हीं के नाम पर एक यूनिट भी थी जिसको यहाँ पर इनके नाम पर इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर में 1943 में जो फीमेल जो पर्टिकुलर एक ब्रिगेड बनाई गई थी, ठीक है, तो उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, क्वीन ऑफ झांसी, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है। अब ये है यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो इंसान जो कि अपने आप को बड़ा ही शहंशाह समझ रहा था, यहाँ पर था भी एक तरीके से, पावर भी थी उस टाइम पर, ये यूज भी करते थे उस पावर को। इनके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी थे यहाँ पर ये गवर्नर जनरल, ठीक है। तो 1848 से लेकर 1856 तक का रहा ये इंसान, तो याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट जो थे कई सारे तो ऑलरेडी इनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे, कई सारे इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे, तो बाकी के सबको अपने कंट्रोल में लाने के लिए इनके द्वारा सिस्टम काफी सारे कोशिश की गई कि कैसे उनको अंडर में लेकर आना है। यानी कि शाम दाम दंड भेद जो भी लगे, बस अब किसी न किसी राज्य को अपने कंट्रोल में लेके आना है, ये इनके तरीके थे। तो उसी में से एक तरीका था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का। इसको यूज करके इनके द्वारा सतारा को सबसे पहले अपने कंट्रोल में लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो 1848 में इसको लिया गया। फिर यहाँ पर जैतपुर और इसी के साथ में संबलपुर ये
ले गया 1849 के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर भागवत ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 1850 में। इसी के साथ में उदयपुर 1852 में, झांसी आ गया 1853 में और नागपुर आ गया 1854 में। तो कई सारे यहाँ पर ये जो एरिया थे इनके द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिए गए, ये बोलकर कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपका खुद का नेचुरल आप लोगों का बेबी नहीं है, आप लोगों ने खुद का नेचुरल बेबी पैदा नहीं किया है, इसलिए किसी को गोद में बैठाकर आप लोग यहाँ पर इस राज्य का राजा नहीं बनाएंगे, वो एरिया जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये बदतमीजी इनके द्वारा काटी गई, बदतमीजी काट के तो निकल गया बेसिकली यहाँ पर 1856 में। और इसके निकलते यहाँ पर लोगों को बेसिकली इतनी बुरी बुरी चीजें लगी, इनकी हरकतें जो थी, इसके साथ में 1856 में जैसे ही निकला तो 1857 में यहाँ पर आप लोगों को बताइए क्या हुआ, फिर एक हमारे देश में क्रांति हो गई, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों को बताइए। इसी के साथ में जो बेसिकली यहाँ पर ये तो हो गई ये सारी कहानी हिस्ट्री की। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इंपॉर्टेंट मुद्दा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा। कई सारे एरिया ऐसे हैं जिनके रिसेंटली अभी नाम चेंज किए गए, ठीक है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देखते हैं इलाहाबाद का नाम चेंज किया गया प्रयागराज, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारे और भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर गुरुग्राम का, जैसे गुरुगांव का नाम चेंज किया गुरुग्राम। इसी के साथ में यहाँ पर अहमदाबाद, ठीक है, तो इसको भी बेसिकली यहाँ पर कर्णावती के नाम से बोला गया। तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जिनमें नाम चेंज करने की बात की जाती है, फिर नाम चेंज कर दिए गए हैं। तो क्या ये नाम चेंज करना इतना आसान है? अगर किसी को नाम चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, जैसे अगर आज की डेट में किसी को किसी गांव का नाम चेंज करना है, या किसी शहर का नाम चेंज करना है, या किसी स्टेशन का नाम चेंज करना है, किसी सिटी का नाम चेंज करना है, ये सारे जो भी नाम चेंज करने हैं, किसी गांव का, टाउन का, सिटी का, स्टेशन का, ये सारी पावर आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो आराम से जब मन करता है उनको नाम चेंज कर देते हैं, और ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही चेंज हो जाता है। यानी कि इसके लिए इनको कोई ज्यादा सामदाम दंड भेद नहीं लगाना पड़ता है, बस यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा और वो काम हो गया कंप्लीट। तो इतना सा काम इनको करना पड़ेगा। पर ये अलग बात है कि जब यहाँ पर चेंज करेंगे तो दुनिया भर की जगह यहाँ पर चेंज होगा, हर जगह जहां पर भी, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में जहां पर रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में, सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में सारे डॉक्यूमेंट्स उस नाम पर आते थे, वो सारे डॉक्यूमेंट चेंज हो गए, वो सारी चीजें चेंज होंगी, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो उसके भी खर्चा आता है, हालांकि ये सस्ता नहीं पड़ता है, महंगा पड़ता है काफी ज्यादा, पर यह है कि करना है तो बस करना है, किसी न किसी डिग्निटरी को ट्रिब्यूट देने के लिए कई बार ऐसे स्टेप यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाते हैं। पर लेकिन किंतु अपितु बल्कि अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को अगर नाम चेंज करना है, मतलब स्टेट का अगर किसी का नाम चेंज करना है, जैसे वेस्ट बंगाल जो है, ठीक है, वेस्ट बंगाल अगर आप लोग देखोगे तो वेस्ट और बंगाल, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो होता है बेसिकली डब्ल्यू से यहाँ पर ये स्टार्ट होता है। तो डब्ल्यू जो होता है ये लगभग आप लोगों को लास्ट में देखने को मिलेगा, जो स्टेट का नाम लेते हैं। स्टार्टिंग में ए से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, सारे ए से देखने को मिलेगा आप लोग स्टार्टिंग में, पर लेकिन वेस्ट बंगाल सबसे नीचे आता है। तो ममता बनर्जी के द्वारा ये बोला गया कि हम लोग यहाँ से वेस्ट हटाकर इसको बंगाल अपना नाम करेंगे, ठीक है। तो इनके द्वारा ये नाम रखने की बात की जाती है। तो अगर कल को चल के बंगाल को यहाँ पर ये बेसिकली बंगाल नाम करना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इनके हाथ में पावर ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली आप लोगों को अमेंडमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पर पार्लियामेंट उसको पास करेगी, तब जाकर इसका नाम चेंज होगा। यानी कि स्टेट का नाम अगर चेंज करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर कतई नहीं है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसी के साथ में यहाँ पर होम मिनिस्ट्री जो है वो गिव दे देती है सिग्नल, अगर बात करें चेंज करने के लिए नेम एनी स्टेशन का। इसी के साथ में अगर उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सब यहाँ पर बेसिकली परमिशन होती है, तो फिर यहाँ पर सारी चीजें आराम से हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर स्टेट का नाम चेंज करना है तो शाम दाम दंड भेद लगेंगे, बाकी अगर नहीं तो फिर आप लोग आसानी से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया। हिस्ट्री भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी कि हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि कैसे क्या था, डलहौजी की जो नीति थी किस किस को हड़पा गया और क्या क्या प्रोसीजर है और किसका नाम चेंज किया गया। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। आगे चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सोशल जस्टिस और हेल्थ के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों का ये क्वेश्चन बन जाता है। आज की डेट में अगर शहर साफ सुथरे हो तो कैसा रहेगा? आप लोगों ने इंदौर का नाम सुना, काफी शानदार एक तरीके से बोला जाता है कि हाँ एक काफी अच्छी सोच सिटी है। जो इंदौर वासी हैं वो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को वहां पर लगता है, जब वहां से आप लोग बाहर जाते हैं तो लगता है कि अपना शहर जो है वो साफ सुथरा है। आप लोग अपना जो बेसिकली एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं बात करूंगा यहाँ पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले हमारे देश में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हम लोगों ने नीति आयोग बना दिया। तो नीति आयोग जो था वो नीतियां बनाने का काम करने लगा और कई सारे मुद्दों पर रिपोर्ट अपनी देने लगा। तो नीति आयोग के द्वारा अभी यहाँ पर बेसिकली फिकल स्लज, जिसको मल कीचड़ आप लोग बोलते हैं, और सेप्टेज जो मैनेजमेंट होता है, जो भी यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोले जो कि गड्ढे होते हैं खासकर जो शौचालय के, उनको कैसे साफ करना है और भी कई सारी चीजें। तो ये सारा मलमूत्र जो होता है उसको कैसे साफ करना है, क्योंकि ये जो होता है ये बीमारियों का घर होता है। अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो पूरे की पूरी सिटी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो अभी उसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में कुछ सिस्टम क्रिएट
इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, इसको बिजनेस मॉडल की तरीके से डेवलप किया जाए लगभग 700 सिटीज और जो टाउन है वेरियस स्टेट के अंदर में, तो वहां पर फिकल स्लज एंड सेफ्टी मैनेजमेंट जिसको FSSM बोले गए उसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई। ये FSSM क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे कई बार इसका मैं यूज करने वाला हूं आर्टिकल के अंदर। अभी बात करते हैं पहले इंडियन जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, अगर उसके बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि आज की डेट में जितने हमारी कंट्री में यहाँ पर ये गंदा पानी या फिर जो भी यहाँ पर ये निकल के आता है, तो इसको हम लोग किस हद तक आज की डेट में ट्रीट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो चीजें निकल कर आ रही है तो इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग। तो बोला गया जितना भी यहाँ पर ये गंदगी का मलमूत्र निकल कर आ रहा है उसका लगभग हम लोग 1/3 जो है वो सोल्यूशन में निकाल सकते हैं। ये बातें यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि 1/3 तक तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमारी कंट्री में आज के डेट में 72,368 यानी कि 72,368 MLD यानी कि मिलियन लीटर पर डे अगर हम लोग यहाँ पर ये मलमूत्र इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसमें से लगभग अगर बात करें 31,841 ये मिलियन लीटर पर डे जो है हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप लोग यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि सॉल्यूशन है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को बताता हूँ जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इसी के साथ में जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसके अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी यहां पर हमारी कंट्री में एक एक्ट होता है जिसको बोलते हैं वोटर एक्ट। ठीक है, वोटर एक्ट हमारी कंट्री में ये है 1974 का। ठीक है, तो ये वोटर एक्ट जो है इसके थ्रू यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसी के साथ में जो पावर मिलती है यहाँ पर इसको यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वो मिलती है एयर एक्ट से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा, ये मैंने इसलिए बताया एयर एक्ट जो है वो 1981 का है, यानी कि बनाया गया है वोटर एक्ट के थ्रू और जो पावर मिलती है वो हवा से मिलती है, यानी कि बनाया गया पानी से और पावर लेता है हवा से। ये हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट क्वेश्चन देकर पूछ ली जाती है कई बार और फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1974 में बनाया गया था। 1974 का वोटर एक्ट है जिससे बनाया गया, और एक्ट जो है याद रखिएगा जो मैंने आप लोगों को बताया। ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये डाउन टू अर्थ से यहाँ पर लिया गया है, कि मैगजीन है जो कि काफी इंपोर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर पूरा ये आर्टिकल छपा था, वहां से ये आर्टिकल पूरा उठाया गया है। फेकल सेलेस जो सेफ्टी जो बात के सेफ्टीज जो मैनेजमेंट के बारे में बात करें जिसको FSSM आप लोग बोलते हैं, यानी कि कैसे साफ सफाई रखनी है उसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है जो भी गैप होते हैं सैनिटेशन के यानी कि साफ सफाई के अंदर में। तो FSSM 2017 में यहाँ पर हमारी कंट्री पहली कंट्री यहाँ पर बनी जिसके द्वारा यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस द नेशनल पॉलिसी ऑन FSSM, क्योंकि काफी ज्यादा गंदगी थी और इवन महात्मा गांधी भी बोलते थे अगर हम लोग साफ सुथरा रहना स्टार्ट कर देंगे बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो हम लोग इसी से निकाल लेंगे। तो सफाई जो है वो काफी इंपोर्टेंट है, चाहे आप लोग की बॉडी की हो, चाहे आप लोग के आसपास के एरिया की हो, और चाहे आप लोग की कंट्री की हो, चाहे सिटी की हो, चाहे गांव की हो। तो अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट आप लोग सफाई में कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, जितना भी लेवल पर आप लोग काम कर सकते हैं। FSSM जो है यहाँ पर ये प्रायोरिटी है ह्यूमन एक्स जो भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट रहता है उसको मैनेज करना है, यानी कि इंसान का जो मलमूत्र रहता है वो एक तरीके से बीमारी का घर होता है। अगर वो हम लोग टैकल नहीं कर पाए तो बहुत ज्यादा भारी हम लोग को पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उसको मैनेज करना, उसको कलेक्ट करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रीट करना और रीयूज करना ह्यूमन वेस्ट को। कैसे रीयूज करें, आप लोग उसको बेसिकली खाद के तौर पर भी आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ से। उसमें आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर हम लोग क्या डालते हैं, केमिकल की खाद डालते हैं, और अगर ये चीजें हम लोग डालना स्टार्ट कर दें तो उससे काफी हद तक सही चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, खासकर अगर खेत के बारे में आप लोग बात करते हैं। और इंपॉर्टेंट मुद्दा एक और जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब आप लोग जाएंगे तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 169 टारगेट आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसमें पहला यहाँ पर बात करता है गरीबी के बारे में, दूसरा भुखमरी के बारे में, तीसरा हेल्थ के बारे में, चौथा क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, पांचवा जेंडर इक्वलिटी के बारे में, और छठा है यहाँ पर जो हमारा आज का टारगेट है। ठीक है, तो ये है क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में, यानी कि साफ और सफाई के बारे में। तो ये छठा आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6.2 है वो यहाँ पर बात करता है कि हम लोगों को यहाँ पर एक कंप्लीट एडुकेट और इंक्लूसिव सैनिटेशन यहाँ पर एक तरीके से काम आप लोग करना पड़ेगा, वो भी टाइम बाउंड मैनर में, यानी कि समय वो नहीं कहते कि समय रहते रहते सुधर जाना चाहिए इंसान को, समय निकल गया उसके बाद में फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाली बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि जब
जब तक हमारे पास में टाइम है तब तक हम लोग को इसको सुधार लेना चाहिए, वरना फिर यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये पूरा काम कैसे चलता है आप लोग समझिए। व्हाट इज FSSM? अगर बात करें तो फिकल स्लज एंड सेफ्टी, जो सेप्टेज मैनेजमेंट है यहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर होता है। पहले यहाँ पर कलेक्ट करो, मानिए कि यहाँ पर आप लोगों ने जैसे ह्यूमन जो स्टेट यहाँ से निकला, मलमूत्र निकला, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का जो भी यहाँ पर घर में जो लेटरिन होता है उसको गड्ढे में चला गया, यहाँ पर ये बेसिकली नहीं शौचालय के, फिर यहाँ पर गड्ढे में से इसको निकाला, यहाँ से ये ट्रक के थ्रू यहाँ से इसको ले गए, फिर इसको यहाँ से ले जाकर क्या किया गया, एक तरीके से यहाँ पे इसको इकट्ठा किया, ट्रीट किया और फिर इसको रीयूज कर लिया डिस्पोज कर दिया कहीं पर ले जाकर, या फिर खेतों में यूज कर लिया। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि ये पूरा प्रोसीजर अगर सही से फॉलो किया जाए तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं, गंदगी है, उनसे हम लोग बच पाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऐसा है कि कई सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ भी यहाँ पर स्टेप नहीं उठाए हैं और हवा में बातें चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड लेवल पर कई सारे काम भी किए गए हैं। इंडिया कंटिन्यू यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कमिटेड है कि किस तरीके से FSSM जो है उसको इंप्लीमेंट करना है। क्यों? क्योंकि ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी हम लोग को बनानी है। मतलब क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस, इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री में खुले में शौच करना जो है उसको रोकना है, ताकि हम लोग इन सब चीजों को टैकल कर सके, जो भी बीमारियां इससे निकल कर आती है। और स्वच्छ जो सर्वेक्षण है उसके तहत भी हम लोगों को काम करना है। तो अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृत बोलते हैं, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसी के साथ में इसके बारे में आप लोग कुछ बातें याद रख सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी। यहाँ पर ये ब्लैक एंड व्हाइट थी, मैंने सोचा आप लोगों को रंगीन पिक्चर भी दिखा दूं, ठीक है। तो ये रंगीन पिक्चर है, ओके। तो ये देखो मतलब मैंने सर्च की तो यहाँ पर रंगीन पिक्चर दिखा रखी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पोट्टी कर रहा है, पोट्टी भी रंगीन रेड कलर की दिखा रखी है यहाँ पर, ये सारी हरकतें देखो इनकी। चलिए जो भी है, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है, अगर बात करें अगर ये चीजें हम लोग नहीं सुधार पाते हैं तो फिर यार दिक्कतें बहुत सारी हम लोग को देखने को मिलेगी। खासकर बीमारियां बहुत सारी लगती हैं, यहाँ पर नजर आती हैं। कई सारे एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट के आप लोगों ने देखे होंगे, तो ये बीमारी का घर फिर बन जाती हैं चीजें। इश्यू के बारे में बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो यहाँ पर सबसे जो कई सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जैसे एब्सेंस ऑफ सेग्रीगेशन। हम लोग अगर बात करें घर में से ही जब चीजें निकल कर आती है तो वहां पर हम लोग पॉलिथीन या फिर अपने ऐसे सारे सामान उनको अलग अलग नहीं करते हैं, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। लोकल लेवल पर फंड प्रॉपर वे में लोकल अर्बन बॉडीज को या फिर अर्बन लोकल बॉडीज को फंड यानी कि पैसा नहीं मिल पाता है, तो बिना पैसे के काम चलता नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट तो पैसों की पड़ेगी। लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज के बारे में बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे देश में टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं रहती है जो कि इस मुद्दे पर ढंग से काम करती है। अनविलिंगनेस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो यहाँ पर कलेक्ट करना, सेग्रीगेट करना, ट्रांसपोर्ट करना और ट्रीट करना, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, प्रॉपर होना चाहिए। इंडिफरेंस ऑफ सिटीजन के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं ये यहाँ पर मैनेजमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो यहाँ पर सिटीजन को भी प्रॉपर अवेयरनेस रहती है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी देखने को नहीं मिलता है। यानी कि एक जगह नहीं, ये दिक्कतें बहुत जगह है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोग बात करें, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, पढ़ने के बाद में आप लोगों ने उठाकर सारी चीजें साइड में रख दी, सिंगवा के ना तो आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, ना ही आप लोग प्रॉपर टाइम पे टेस्ट दे रहे हैं, ना ही आप लोग किसी भी चीज के नोट्स बना रहे हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि बस एक बार काम खत्म हो गया, कम से कम रिवीजन तो करो और कुछ नहीं तो रिवीजन आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। और रिवीजन भी हमेशा आप लोग खुद से करना चाहिए। खुद से जितना रिवीजन करोगे उतना ही चीजों को लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो आप लोग याद रखते हैं। कुछ हेल्प हालांकि मैं भी इसमें करता हूं, अगर बात करें तो आप लोग की, जैसे बात करें मैंने यहाँ पर इसके ऊपर पूरी आप लोगों की जो मंथली वीडियो है वो मैंने आप लोगों की ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप लोगों ने किस ने देखी है वो मंथली वीडियो जरूर बताना है यहाँ पर, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। दिसंबर महीने की पूरी वीडियो आप लोगों के पास में आ चुकी है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें सारी चीजें मैंने डिटेल में कवर की है, एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और SLVpedia के नाम से SLV ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर काफी सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठे मिल जाया करेंगी, ठीक है। आगे बहुत सारा अच्छे सामान आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। ये आप लोग का एक चलता फिरता विकिपीडिया आप लोग का हो जाएगा, जहां पर आप लोग कुछ भी जाकर सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे करना है, अगर आप लोग को सर्च करना है तो यहाँ पर जाकर आप लोग सर्च में यहाँ पर बेसिकली चीजें सर्च कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे से आप लोगों ने जाकर यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर कोयला डाला, ठीक है, तो कोयल डालोगे तो यहाँ पर कोयले के ऊपर जो आर्टिकल है वो खुलकर आ जाएगा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ, आराम से, टेंशन मत लेना। ये पूरा एक ऐसा ग्रुप आप लोगों का तैयार हो जाएगा जो बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाया करेगा। चलते फिरते कहीं रिवीजन करना है तो खोला तुरंत और फटाफट यहाँ पर नजर डाल ली। तो इस तरीके का मैं पूरा ग्रुप तैयार करूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा यहाँ पर जो भी चीजें हो वो एक जगह इकट्ठी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोई टॉपिक तैयार कर दिया तो उसको एक तरीके से उसको खत्म किया जाएगा वहीं पर ही। बहुत ज्यादा आप लोगों को रैंडम यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलेगी कि होच पोच हो रही है चीजें, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर नजर आएंगी, ओके। तो इसके बारे में बातें करेंगे, आराम से चलने तो बहुत कुछ आप लोग को मिलेगा आने वाले टाइम में, टेंशन नहीं लिया करते, बस एंजॉय करते रहो आप लोग चीजों को, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो GS पेपर 3 के अंदर आता है
वन नेशन वन ग्रिड। कुछ दिनों पहले मुझे लग रहा है सर 2016-17 या फिर मतलब 17-16 की बात थी आई थिंक, या 18 की बात होगी, एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है। हमारी कंट्री में नॉर्थ इंडिया में बिजली बिल्कुल खत्म हो गई थी। हम लोगों ने जैसे तैसे रिक्वेस्ट करी भूटान से, भूटान से हम लोग को बिजली लेनी पड़ी। ग्रिड सिस्टम जो था वो फेल हो गया था हमारे देश के अंदर में। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग सारे देश को कनेक्ट करके रखे बिजली से, एक जगह बिजली नहीं है तो दूसरी जगह से ले लो, पर लेकिन सोचो कि अगर यहाँ पर पूरा ग्रिड सिस्टम अगर इंडिपेंडेंट है, वो कनेक्टेड ही नहीं है कहीं पर ढंग से और फेल हो गया वो, तो फिर कैसे बिजली आ पाएगी यहाँ पर। तो ऐसी कई सारी हरकतें देश में देखने को मिल जाती है, तो पूरा देश रुक जाता है। सोचो कहीं बिजली का कोई एक तरीके बिजली की बूंद भी नहीं है, बिजली की एक घूंट भी नहीं है, एक घूंट पानी नहीं मिला पीने को, ठीक है। तो पता चला कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो जरूरी है कि प्रॉपर एक पैटर्न में यहां पर काम करें, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। और हाँ, एक छोटी सी बात यार, और ये जो मैं वीडियो है आप लोगों को बेसिकली प्रीमियर पर लगाता हूं, तो आप लोग जब ये वीडियो देखते हैं, जो बराबर में जो कमेंट चल रहे होते हैं, कोशिश किया करो कि यार उन कमेंट में थोड़ा प्रोडक्टिव चीजें आप लोग डिस्कस किया करो। देखने के बाद में कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका आंसर नहीं देके मतलब घर गृहस्थी की बातें चल रही हैं, कोई कुछ बोल रहा है, यार वो आप लोग की प्रोडक्टिविटी के लिए है, तो प्रोडक्टिविटी उसमें यूटिलाइज करो ना। एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन के आंसर दो एक दूसरे के, पार्टिसिपेट करो उसमें अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए होता है बेसिकली वो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो के अंदर में, उसके आंसर दो। आप लोगों को लगता है मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो उसका आप लोग कुछ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, तो वो आप लोग वहां पर दो। तो वो चीजें होती हैं यार प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव चीजों के लिए बेसिकली चीजें बनाएंगे तो प्रोडक्टिवली उनको यूटिलाइज करो, आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा, दूसरे को भी आप लोगों से फायदा होगा। तो अपने थोड़ी सी इस तरीके की चीजें करो ताकि सबको फायदा देखने को मिले। और कल एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी, यहाँ पर लगभग 900 प्लस लोग जो थे वो लाइव आ रखे थे, ठीक है। तो बोला आप लोगों को 2500 इसको लाइव करो, देखता हूं कब तक आप लोग इसको करते हो, ठीक है। 15 दिन के अंदर कर सकते हो, अगर 15 दिन का टारगेट आप लोगों को दो देखता हूं चलिए कौन कौन करते हैं यहाँ पर इसको। अच्छे से ज्यादा कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग इसको इवनिंग में ही देख लिया करो, क्योंकि मॉर्निंग में फिर आप लोग की हिंदू की वीडियो आ जाती है, तो फिर आप लोगों के पास में 2-2 वीडियो हो जाएंगी। तो अपना शाम का काम शाम को निपटा लो आप लोग आराम से। तो ये बेसिक काम किया करो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर वन नेशन वन ग्रिड के बारे में बात की जा रही है और वन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी पर अगर लाइट मिलेगी तो काफी अच्छा रहेगा। तो नेशनल ग्रिड जो है उसकी कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। बात करें अगर यहाँ पर नेशनल ग्रिड जो अरेंजमेंट है, ये यहाँ पर 60s में स्टार्ट की गई थी, जिसके चलते हमारी कंट्री में पावर सिस्टम जो था उसको ढंग से इंटीग्रेट करने की बात की गई। तो नेशनल ग्रिड के बारे में बात की जा रही है, तो कॉन्सेप्ट निकल कर आया। आज की डेट में बात करें तो नेशनल स्टेट जो ग्रिड है उसके बारे में अगर बात करें तो नॉर्दर्न ईस्टर्न वेस्टर्न, नॉर्दर्न ईस्टर्न या फिर यहाँ पर सदर्न। देखिए ऐसे अगर आप लोग जाएंगे ना, जैसे नॉर्थ हो गया, ठीक है, ऊपर साइड में इधर ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और साउथ हो गया, ठीक है। तो यहां पर हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया यहां पर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एक नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट यहां पर कहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, तो पूरा रहता है। तो यहां पर ये पीआईबी के द्वारा ये इंफॉर्मेशन कवर की गई, मिनिस्ट्री ऑफ जो पावर के द्वारा यहां पर ये चीजें पब्लिश की गई। तो वन नेशन वन ग्रिड और वन फ्रीक्वेंसी की बात यहां पर की गई। क्या क्या मुद्दे हैं यहां पर समझ लेते हैं। इंपोर्टेंस क्या है अगर यहां पर इसको इंप्लीमेंट करें, तो मेंटेन करेंगे यहां पर कई सारे तरीके से, यहां पर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी सही तरीके से चलती रही पूरे देश के अंदर में। और नेशनल लेवल पर अगर ग्रिड हम लोग बना देते हैं तो बिना डैमेज किए हुए इक्विपमेंट को सारी चीजें सही फ्रीक्वेंसी सही लेवल पर चलती रहेगी। तो उसके चलते यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई। तो ये अलग अलग लेवल पर यहां पर ग्रिड को एस्टेब्लिश किया गया और एक कनेक्टिविटी बनाई गई ताकि सब जगह चीजें जो है वो एक पैटर्न में चलती रहे। पता नहीं यार, अपनी कंट्री का मैप देखता हूं ना, मुझे बड़ा प्यारा सा लगता है, ठीक है। दूसरी कंट्री किसी का भी देख लो इतना मजा सही नहीं आता देखने में, जो अपनी का मजा आता है देखने में। ये मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को भी लगता है मुझे पर्सनली काफी प्यारा लगता है जब देखता हूँ पूरा मैप, ठीक है ना, प्यारा मैप बड़ा शानदार लगता है। येलो ये हो गया पूरा मैप, ठीक है सोचो अगर यहाँ पर ये होता नेपाल, ठीक है, और ये होता है यहाँ पर ये, तो ये और शानदार बन जाता ना, ठीक है। और यहाँ से पाकिस्तान थे तो था ही। वैसे देखो मानो या ना मानो, पाकिस्तान के निकलने से हमारा डिजाइन अच्छा बन गया पर हाँ अगर होता साथ में तो और अच्छा बनता, वैसे अलग बात है। पर लेकिन ये और शानदार है बना हुआ है यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान होना चाहिए हमारे साथ में, नहीं होना चाहिए। मैप के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मुझे अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। पर लेकिन अगर जैसी हरकतें चल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान हमारा पार्ट होना चाहिए ताकि चीजें जो है थोड़ी नॉर्मल चलती रहे। ओके, आगे चलते हैं। सीरियस इंप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेशनल स्केल पर चले। यहाँ पर तो हमारी कंट्री में बात करें आज की डेट में, तो यहाँ पर रीजनल इंटर रीजनल ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1,12,250 मेगावाट। ये यहाँ पर आप लोगों को इनहेंस कर इसको बेसिकली बात की जा रही है 1,18,400 मेगावाट की, ठीक है। 2022 तक इसको इस लेवल पर बढ़ाना है। तो देखते हैं बढ़ा पाते हैं या फिर नहीं बढ़ा पाते हैं। बेनिफिट क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली मैच किया जाएगा डिमांड और सप्लाई को। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये की जा रही है कि डिमांड और सप्लाई को मैच किया जाए, जितनी डिमांड है मार्केट में उतनी ही यहाँ पर आप लोगों को सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये देखने को मिलेगा।
दूसरा इसी के बेस पर हम लोग मार्केट डेवलप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटेशन की ट्रेड कैसे करना है यहाँ पर बेसिकली पावर सेक्टर में, तो भी एक मुद्दा रहेगा। तो एक छोटा सा आर्टिकल था छुटुक सा, जिसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, यहाँ पर बात करेगा कोर सेक्टर के बारे में। कोर सेक्टर के बारे में बोला गया कि हमारी कंट्री के जो कोर सेक्टर हैं भाई साहब उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि 8 प्रमुख जो उद्योग हैं उनमें उत्पादन जो है वो 3.1% की दर से बढ़ रहा है, जो कि यहाँ पर अभी यहाँ पर चेक किया गया। तो 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, तो इसमें जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये आप लोगों को 8 सेक्टर ऐसे देखने को मिलेंगे, कोई भी देश जो है वो इनके बिना नहीं चलेगा। अगर देश में से इनको हटा दो तो भाई साहब कहानी खराब हो जाती है। 8 कोर सेक्टर जो है इसके बारे में बात करें तो 40.27% के करीब इनका वेटेज आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। इसके बारे में बात करूंगा अभी, पहले आप लोग ये समझिए। अगर बात करें सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, तो उसके लिए आप लोगों को ये स्लाइड देखने को मिलेगी। 8 कोर सेक्टर जो होते हैं इसमें कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो यहां पर जो ये वेटेज है ये आईपीपी के अंदर आप लोगों को यहां पर ये वेटेज देखने को मिलेगा, सॉरी आईआईपी के, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है तो आईआईपी का ये वेटेज देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो वेटेज है यहाँ पर वो होता है आप लोगों को यहाँ पर रिफाइनरी का 28, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। तीसरे नंबर पर स्टील हो गया, ठीक है। चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हो गया आप लोगों का कोयला। पांचवें नंबर पर कौन सा हो गया, पांचवें नंबर पर हो गया आप लोगों का क्रूड ऑयल। छठे नंबर पर कौन सा हो गया, छठे नंबर पर हो गया आप लोगों का नेचुरल गैस। सातवें नंबर पर हो गया आप लोगों का सीमेंट और 8वें नंबर पर हो गया आप लोगों का फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाते हैं, तो यहां पर ये लगा रखें उसी तरीके से। तो सबसे लास्ट में हो गया फर्टिलाइजर, ठीक है। तो यहां पर द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर ये आर्टिकल बोला गया है, जिसके चलते यहां पर ये देखने को मिला। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, आईआईपी जिसको आप लोग बोलते हैं, ये तरीका इंडिकेटर है यहाँ पर जो कि बताता है क्या क्या प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हो रहा है इंडस्ट्रियल खासकर एरिया में अगर बात करते हैं। इसी के साथ में सेंट्रल स्टैटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर वो पब्लिश करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आती है। अभी फिलहाल जो सीएसओ है उसका नाम चेंज करके एनएसओ कर दिया गया, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर इंप्लीमेंट करती है इन चीजों को। जो यहाँ पर बात करें तो ब्रॉडली अगर सेक्टर के बारे में बात करें, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इसके चलते जो बेस होता है यूज गुड्स और कैपिटल्स के चलते इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं कई सारे, वो यूज किए जाते हैं। बेस ईयर यहाँ पर 2011-12 आप लोगों को देखने को मिलेगा आईआईपी का। आईआईपी जो है यहाँ पर ये बेसिकली एक आईआईपी जो है यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब पॉलिसी मेकिंग की जाती है। आईआईपी जो है वो यहाँ पर एक्सट्रीमली रिलेवेंट रहता है जब हम लोग जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है अपनी कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर भी आईआईपी जो है ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंस है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों का नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर जरूर दीजिएगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे देखा जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और लुइस ब्रेल के बारे में बात की। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने आर्टिकल देखा जो कि बिहार के बारे में बात कर रहा है। तो बिहार के साथ में और भी मैंने किस किस राज्य में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही है वो बता दिया। संविधान में इसका क्या एंगल है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं वो बता दिया। चौथे नंबर पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो न्यूज थी। इसी के साथ में मैंने हिस्ट्री भी पढ़ा दी आप लोगों को। यहाँ पर डलहौजी की बेसिकली जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो बता दी और कौन कौन से राज्य यहाँ पर इसके कंट्रोल में आए और कैसे कैसे आप लोग चेंज यहाँ पर कर सकते हैं चीजों को, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की 5वें नंबर पर नीति आयोग की यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में बात की, कैसे मल कीचड़ को हम लोग को टैकल करना है। इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है जो इन सब चीजों को टैकल करता है और क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की पावर ग्रिड के बारे में। तो डिटेल में इसके बारे में समझा क्या क्या दिक्कतें हैं, कहां कहां पर हम लोगों के ग्रिड है और कैसे कैसे काम चल रहा है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था आप लोगों के सामने। इसी के साथ में कोर सेक्टर के बारे में मैंने बात किया, कौन कौन से कोर सेक्टर है, क्या क्या यहाँ पर उनका वेटेज है और किस तरीके से यहाँ पर उनको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये मैंने आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी पूरा। अब बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में, बेसिकली जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पर इसके बारे में। तो कौन सी गवर्नमेंट स्टेट है जिसके द्वारा ड्रोन का यूज करने की बात की जा रही है जो शराब की मॉनिटरिंग करने के लिए। कौन सा आर्टिकल यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं ये आप लोगों को बताना है। अल्कोहल जो है वो किस लिस्ट के अंदर आती है। यहाँ पर अगर बात करिए आप लोग, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर अभी झांसी का नाम चेंज करके किसके नाम पर रखा गया ये आप लोग बताइए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात करें तो ये आप लोग को बताना है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताइए किसके द्वारा ये लेकर आया गया था। इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है जो कि यहाँ पर फिकल स्लज और इसी के साथ में सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। रिफाइनरी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी रिफाइनरी कोर सेक्टर के बारे में बात करें तो रिफाइनरी पहले नंबर पर है और यहाँ पर फिर कौन कौन से आते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सारे आप लोगों को पता होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल के बारे में बात की थी, तो पोर्टल का नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बात करें इंडियन आर्मी के बारे में, तो क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी कहां पर बनाई गई है ये बताना है। इसी के साथ में एक पार्क के बारे में बात की थी उड़ीसा के अंदर, आप लोगों को बताना है उसका नाम क्या है, जहां पर अभी पेंगोलिन की टैगिंग की गई थी। साहित्य अकादमी अवार्ड दूसरे नंबर का है, पहले नंबर का कौन सा अवार्ड है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर सेल के बारे में बात करते हैं, बेसिकली एक तरीके से दूसरे राज्य में यहाँ पर जब जाते हैं, ठीक है, कोई भी यहाँ पर पावर के बारे में बात करें, यूनियन गवर्नमेंट की पावर क्या है यहाँ पर अगर बात करें इंक्रीज और डिक्रीज करने में, साइज ऑफ द स्टेट और बाउंड्री के बारे में कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आता है ये बताना है, ठीक है। जीएसटी के बारे में बात की थी यहाँ पर, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, और ये दो आर्टिकल तो आज के हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर मत देखना इनके, फिर बोलोगे आंसर बता दिए, पहले आप लोग आंसर दो चलो इनके, ठीक है। इनके आंसर अटेम्प्ट करो, उसके बाद में देखना आंसर, ओके। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ई दाखिल पोर्टल था, इसी के साथ में महुआ मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर ये सारा काम किया गया जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। इसी के साथ में नंदनकनी जूलॉजिकल ये पार्क देखने को मिलेगा। ज्ञान यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड है बेसिकली, जो साहित्य जो अकादमी का है बेसिकली, इसके नाम पे दूसरा अवार्ड ये देखने को मिलेगा। आर्टिकल 3 पावर देता है कैसे कैसे स्टेट के अंदर चीजों को चेंज करना है, ये याद रखेगा। अमेंडमेंट किया गया था 101वां कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ये 2016 में। आर्टिकल 47 के बारे में आप लोग याद रखते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों को स्टेट के अंदर ये इन सब चीजों को रोकने की पावर देता है, ठीक है। इसी के साथ में स्टेट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी ये सारी चीजें। तो यहीं तक आज का डिस्कशन रखते हैं, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा और कैसा दे रहा आप लोगों का। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।